हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे बीएससी फिफ्थ सेम का, उसका पार्ट 4 करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। आज हम इसके पेपर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमने जैसा कि डिसाइड किया था कि हम इस पेपर को 4 पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे वो भी हमने डिसाइड किया था, क्योंकि हमारा जो बीएससी फिफ्थ सेम की जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो है इस वीडियो का, सॉरी इस सीरीज का, उसमें डिस्कस किए थे। और इसकी एक प्लेलिस्ट है, अगर आपको वो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे यूनिट 4 से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे। यूनिट 4 है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि हमने क्या कर लिया है अब तक डिस्कस इस पेपर में और क्या हमारा रहता है। फर्स्ट का तीनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट का डी पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो पहले 3 पार्ट है वीडियो के। और आज हम करेंगे 8th पार्ट और 9th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th एंड 9th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट के डी पार्ट की, कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। माइक्रोस्टेट क्या होती है कि आप गिवन इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं जब उसकी एनर्जी क्या हो, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट हो। जैसे कि पी स्क्वायर को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। आप पी स्क्वायर को मतलब P2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, और P2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। इसमें भी P2 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ डाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे वेज हैं। तो आप कितने नंबर ऑफ वे से P2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और इनकी एनर्जी क्या हो, डीजनरेट हो या स्लाइटली क्या हो, डिफरेंट हो, या तो सेम एनर्जी हो सभी की या डिफरेंट एनर्जी हो। अब जो ये माइक्रो स्टेट है, ये नहीं कह रही कि ये जितने भी स्टेट या जितने भी ये जो आपके एग्जिस्ट करेंगे ऑर्बिटल्स, ये स्टेबल होंगे। सिर्फ ये क्या बता रही है कि ये हो सकते हैं। ये स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रही है। सिर्फ किसके बारे में बताती है, माइक्रोस्टेट पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है। तो कि P2 में कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो ये मैंने चैनल पे कराया, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो n क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने भी होते हैं उसका ट्वाइस। अब देखिए P में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं, कितने गिवन इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n कितना 6 माइनस 2 अब फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। आप इसको यहाँ लिखेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से करेंगे तो देर आर 15 माइक्रोस्टेट इन P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल क्या होता है, जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की। जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक स्टेज है E1 और ये स्टेज है E2। अब उसने एनर्जी गेन की इलेक्ट्रॉन ने, और वो क्या हुआ, E1 से कहाँ जंप कर गया, E2 में जंप कर गया। E2 में इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, जंप कर गया। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है, इसके भी कुछ रूल होते हैं कि ये कहाँ जंप कर सकता है और कहाँ नहीं जंप कर सकता। तो 2 तरीके के रूल होते हैं, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल और एक होता है हमारे पास लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, या हम कह सकते हैं कि L से जो रिलेट करता है। स्पिन वाला किससे रिलेट करता है, S से। स्पिन वाला रूल तो क्या कहता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक स्टेज से दूसरे स्टेज जा रहा है, तो जो आपकी S की वैल्यू है, डेल्टा S की वैल्यू है, वो चेंज ना हो। बट यहाँ पे हमसे स्पिन सिलेक्शन रूल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। बट मैं फिर भी बता देती हूँ, मे भी अब की बार एग्जाम में स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने टर्म सिंबल जरूर पढ़ा होगा अगर ये यूनिट पढ़ी है तो। ये मानिए कि यहाँ पे 3D है सपोज कीजिए, और यहाँ पे क्या है 3F है। तो ये देखिए स्पिन
2s+1 की वैल्यू यहाँ क्या है 3, और यहाँ पे 2s+1, ये 2s+1 ही होता है टर्म सिंबल में, यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब s की वैल्यू क्या रही होगी, दोनों में सेम रही होगी, 2s+1 = 3। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू है यहाँ पे भी 1 रही होगी, यहाँ पे भी 1 रही होगी। अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है तो 3 -3 कैसे निकालते हैं आप एनर्जी डिफरेंस, E2 - E1 ही निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्पिन निकालेंगे तो क्या करेंगे, S2 - S1 करेंगे, इसका S2 होगा, इसका S1 होगा, S2 - S1 3 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 0। क्या स्पिन में कोई चेंज आया, नहीं। तो ये क्या है, स्पिन अलाउड है। स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि जो चेंज है स्पिन वैल्यू में वो कितना हो 0। अगर मैं कहूं क्या आप 2D से 3F में ट्रांजिशन कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पिन की वैल्यू सेम नहीं है, और स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जो चेंज है वो क्या हो 0। ये है स्पिन सिलेक्शन रूल। अब लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जो वैल्यू है L की वैल्यू का चेंज क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, L की वैल्यू आपको पता होगा कि S के केस में L की वैल्यू 0 होती है, इन केस ऑफ P इट इज 1, इन केस ऑफ D इट इज 2, F के केस में ये कितनी होती है 3 होती है, ये कैपिटल होते हैं, ठीक है। अब क्या कहा है उसने, +1 - 1 मतलब P से S में ट्रांसफर हो सकता है, P से D में ट्रांसफर हो सकता है। देखिए P से D में जाएगा तो कितना, 1 का ही डिफरेंस है, यहाँ भी कितना 1 का, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या आप P से F में ट्रांजिशन हो सकता है, ये कितना है 1 और ये कितना है 3, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2। क्या स्पिन जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है वो 2 को अलाउ करता है, नहीं करता। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि +-1 मतलब S से P में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, P से D में जा सकता है, D से F में जा सकता है, या हम कह सकते हैं D से P में भी जा सकता है, एक ऊपर एक नीचे जा सकता है। +-1 +1 भी आ सकता है डिफरेंस, -1 भी आ सकता है, बट +-2 नहीं आ सकता, ये सेम नहीं हो सकता। अब अगर बात करें DD ट्रांजिशन की, DD ट्रांजिशन मतलब अगर हम कहें क्या D1 से D, या हम सिंपल कहें क्या T2G सॉरी, अगर हम कहें T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जा तो सकता है। क्या ये लेपोर्टे अलाउड है, देखिए ये भी D है और ये D है, D से D में जाएगा, D से D मतलब 2 से 2 में ही जा रहा है, 2 से 2 में जाएगा, 2 - 2 कितना आएगा 0। लेकिन ये तो क्या कहता है कि 0 तो नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा लेपोर्टे फोरबिडन हो जाएगा, हमेशा क्या आना चाहिए +-1। तो ये ट्रांजिशन हो तो सकता है बट इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ही लेस होगी, ठीक है। ये है लेपोर्टे ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है ये 3 मार्क्स का आया था हमारे पास एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब D1, तो D1 के केस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो मेटल की जो ऑर्बिटल की डीजनरेसी है वो ब्रेक हो जाती है, और ऑक्टाहेड्रल के केस में वो 2 पार्ट में ब्रेक होती है, T2G एंड EG। अब D1 के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और एक्साइटेड स्टेट में वो कहाँ चला जाएगा, T2G से E, मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, T2G से EG में होगा। लेकिन D9 के अगर केस की बात करें हमारे पास तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या है EG है और ये क्या है T2G। आपको होल का कॉन्सेप्ट जरूर पता हो, यहाँ पे एक क्या है होल है। अब क्या होगा, ये होल ट्रांसफर हो सकता है कहाँ से कहाँ, EG से T2G। D1 के केस में किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, बट इन केस ऑफ D9 किसका ट्रांजिशन होगा, होल का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। बट यहाँ होल का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, EG से कहाँ पे T2G होगा। अब वो कह रहा है कि एनर्जी लेवल डायग्राम बता दीजिए। तो अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम देख पाएंगे तो आप देखेंगे, थोड़ा हल्का है लेकिन आप देख पाएंगे कि ये तो है केस किसका, D1 का, कि T2G से कहाँ पे EG में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये D1 ऑक्टाहेड्रल का केस है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि EG से T2G क्या हो रहा है, होल ट्रांसफर हो रहा है, और ये किसका है D9 किस केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पे 2D है, 2D क्या होता है, टर्म सिंबल होता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास था एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए पार्ट है, डिस्क्राइब डिटेल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बी पार्ट में, डिस्क्राइब द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ TiH2O6 3 पॉजिटिव आयन, और आपको कमेंट करना है इसके कलर पे। तो इन दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स के हैं और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, TiH2O6 3 पॉजिटिव। तो Ti का अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर इज 22 एंड अकॉर्डिंग टू 22 एटॉमिक नंबर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज आर्गन 3d2 4s2। बट अगर आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो H2O है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो सीधे सीधे Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, आर्गन 3d1। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 3d1 के केस में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किस लेवल से किस लेवल होता है, T2g लेवल से Eg लेवल पे होता है। तो बिल्कुल सेम आएगा, क्या सेम आएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हमने D1 के केस में किया था कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट कहाँ से कहाँ होगी, T2g से Eg पे होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स की बात बता रही थी कि 2d यहाँ टर्म सिंबल दिया होगा, और आपका जो ट्रांसफर होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, और कहाँ से कहाँ होगा, T2g से Eg में होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पीक मिलेगी, उस पीक की जो वैल्यू होती है 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको एक पीक मिलती है, और H2O भी डिसाइड करता है कि ये मिलेगी कितनी ज्यादा इंटेंसिटी पे मिलेगी, कितनी कम इंटेंसिटी पे मिलेगी। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे Cn होता है तो जो पीक है वो कहीं और मिलती है, अगर NH3 होता है तो नेचर ऑफ लिगेंड भी क्या करता है, डिसाइड करता है कि आपको कहाँ पे पीक मिलेगी और कहाँ पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें ट्रांजिशन अलाउड होगा या फोरबिडन होगा, या एक और बात करें कि इसका कलर क्या होगा, जो TiO2 है H2O6 है उसका कलर तो पर्पल होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड होगा कि फोरबिडन होगा। देखिए D1 है ये भी, और ये भी तो D ही है, D से D ट्रांजिशन हो रही है, D से D में L की वैल्यू 2, D में L की वैल्यू 2 से 2 ट्रांजिशन, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। और डेल्टा L अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लेपोर्टे अगर अलाउड होगा तो क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या है, डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ये क्या होगा, फोरबिडन होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन आपको दिखेगा तो सही, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम, इतनी कम होगी कि वो क्या होगी, एप्सिलॉन की जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 to 10 होगी। जबकि अगर अलाउड ट्रांजिशन होता तो वो वैल्यू कितनी हो सकती थी, आपके पास 10,000 के आसपास हो सकती थी। तो TiH2O6 के केस में जो आपकी इंटेंसिटी है ट्रांजिशन की वो बहुत ही कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वो कैसा होता है, लेपोर्टे फोरबिडन होता है। सो थैंक यू। उम्मीद है आपको ये एग्जाम का जो पेपर हमने सॉल्व किया है कंप्लीट, ये आपको समझ आया हो। अगर आपको एग्जाम समझ आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं मैं आपको और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं तो आप वो मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।